नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में हमारी कोशिश होती है आपके उन सभी सवालों का जवाब देने की जो आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से जुड़े हैं। उलझन फंड चुनने को लेकर हो या फिर फंड से बाहर निकलने को लेकर, हर तरह की उलझन का समाधान हम आपको देंगे। शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं कि आज के शो में खास क्या है। क्या म्यूचुअल फंड में ग्रोथ और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के रिटर्न में फर्क होता है? एनपीएस और म्यूचुअल फंड दोनों में कहां निवेश करना होगा बेहतर? निवेश के लिए कैसा है एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड? और फंडनामा में आज हम जानेंगे कि बजट में निवेश के लिहाज से कौन सी घोषणाएं हो जो आम निवेशक के लिए बेहतर साबित हो सकती हैं। और शो में हमारे साथ जुड़ गए हैं investonline.in के फाउंडर अभिनव एंग्रिश। अभिनव, बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं? थैंक यू स्वाति, मैं अच्छा हूँ, आशा करता हूँ आप भी मजे में हैं। बहुत मज़े में। चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। और पहला सवाल हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, कोई भी मौजूद नहीं है तो पहला सवाल ले लेते हैं मिथिलेश जी का। मिथिलेश जी ने सवाल जो पूछा है वो ये कि ग्रोथ ऑप्शन म्यूचुअल फंड में और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, इन दोनों के रिटर्न में फ़र्क क्यों होता है? क्यों से पहले अभिनव ये बता दें कि ये दोनों ऑप्शन किस तरीके से काम करते हैं, दोनों में फ़र्क क्या होता है? राइट स्वाति, जैसे आपने कहा दो फंड ऑप्शंस हैं, ग्रोथ एंड डिविडेंड। डिविडेंड टिपिकली जैसा कहा जाता है कि जब एक फंड हाउस डिविडेंड डिक्लेयर करता है तो आइडियली इन्वेस्टर्स या यूनिट होल्डर्स को या तो डिविडेंड पे आउट मिलता है, मतलब उनको बैंक अकाउंट में क्रेडिट आता है, या वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि वो उसको री इन्वेस्ट करें। जब वो री इन्वेस्ट करते हैं तो एंड ऑफ डे एनएवी के हिसाब से उनके जो यूनिट्स के हिसाब में कितने यूनिट्स मिलने चाहिए डिविडेंड डिक्लेरेशन के हिसाब से वो यूनिट्स आपके फोलियो में ऐड किए जाते हैं। इसे डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये काफी कॉमन प्रॉब्लम है जहाँ लोग अज्यूम करते हैं कि ग्रोथ और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट सेम है, हालांकि ऐसा नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि पहले इस फाइनेंशियल ईयर के पहले हर डिविडेंड डिक्लेरेशन के ऊपर एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता है जो फंड हाउस पे करता है। हालांकि इन्वेस्टर्स को वो डिविडेंड टैक्स फ्री आता है, बट बैकएंड में इसका एक टैक्स पे किया जाता है, उसका नेट अमाउंट री इन्वेस्ट होता है। सो नेचुरली उतना जो टैक्स डिडक्शन है उसके हिसाब से आपकी री इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी कम होती है। एट द सेम टाइम ग्रोथ ऑप्शन में बिकॉज डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होते हैं, जो टैक्स लायबिलिटी आती है वो इन्वेस्टर को आती है जब वो एग्जिट करते हैं, ना कि फाइनेंशियल ईयर या जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है उससे कोई कोरिलेशन नहीं है। अगर कोई इन्वेस्टर 10 साल तक इन्वेस्टेड है तो 10 साल के बाद उस स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर में जो भी टैक्स लायबिलिटी होगी लॉन्ग टर्म गेन्स के हिसाब से वो उनको उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। इस साल से डीडीटी अबॉलिश कर दिया है और डिविडेंड्स जब पे आउट होते हैं फंड हाउस से, डिविडेंड्स आर फुली टैक्सेबल इन्वेस्टर्स की टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से। तो नेचुरली अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आपकी इनकम ऐड होके आपको नेचुरली डिविडेंड कॉस्ट विल बिकम मच हायर। सो आइडियली दिस इज एक स्पेसिफिक रीजन, बेसिकली टैक्स कैलकुलेशन की वजह से, चाहे वो डीडीटी है या आपके इंडिविजुअल टैक्स लायबिलिटीज जो अभी है उसके हिसाब से आपके रिटर्न्स वेरी करते हैं। इसलिए ग्रोथ ऑप्शन ऑलवेज एक बेटर ऑप्शन है कंपैरेटिवली कंपेयर टू डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट या डिविडेंड पे आउट ऑप्शन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन अब क्योंकि डिविडेंड नहीं देना होता है फंड हाउसेस को, डिविडेंड पे टैक्स नहीं देना होता है, तो अब तो रिटर्न में फर्क नहीं देखने को मिलेगा, राइट अभिनव? हाँ जी, तो रिटर्न्स में भले फर्क देखने को नहीं मिलेगा, बट एंड ऑफ द डे इन्वेस्टर्स को ये समझना है कि आपके पास नेट क्रेडिट क्या आएगा आफ्टर पेइंग टैक्सेस, राइट? तो अगर आप मान लीजिए 30% टैक्स ब्रैकेट में है और अगर आपने डिविडेंड लिया है तो नेचुरली आपको वो लायबिलिटी है। हालांकि इक्विटी फंड्स में आपके एलटीसीजी में आपको टैक्सेस उससे हाफ से कम है, 10% एंड सरचार्ज। तो नेचुरली ग्रोथ बिकम्स अ बेटर ऑप्शन। आपको नेट रिटर्न में इज वेयर इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड एंड नॉट बाय डिफॉल्ट कि आपको क्या कट के आ रहा है। प्लस ग्रोथ में आपके कंट्रोल में है, जब आपको फंड्स चाहिए आप तब उसको रिडीम करेंगे, ना कि डिविडेंड जो फंड हाउस के डिस्क्रिप्शन पे है जो वो अपने सारी यूनिट होल्डर्स को डिविडेंड पे आउट करेंगे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अमन आहूजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। अमन जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ जी नमस्ते मैम, मैं गुड़गांव से बात कर रहा हूँ। बताइए क्या जानना चाहते हैं? एक्चुअली दो सवाल है मेरे।
एक तो यही कि जो नया फंड खुला है SBI का रिटायरमेंट फंड, वो कैसा है, तो वो ले सकते हैं कि नहीं? और क्योंकि मेरे पास 30-35 साल हैं अभी रिटायर होने के लिए। अच्छा। और उसमें काफ़ी नए फीचर्स भी हैं, जैसे एग्जिट लोड नहीं है उसमें, और वगैरह वगैरह। तो वो कैसा है? और दूसरा सवाल यही है कि अभी जैसे मार्केट काफ़ी हाई पॉइंट पे है, तो SIP चालू करनी चाहिए कि नहीं? वैसे तो लॉन्ग टर्म के लिए ही है। ये रिटायरमेंट बेनिफिट फंड जैसे पहले भी फंड थे अमन, आपने उनके बारे में कभी कुछ पढ़ा था? ऐसा पहला फंड नहीं है अपनी कैटेगरी का ये, आपको आइडिया है कि ऐसे फंड पहले से भी बाजार में है? हाँ, आइडिया तो है, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं देखा मैंने। ज़्यादा डिटेल में नहीं देखा। अभी NFO फेज में ही है ये SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड। अभिनव, 5 साल का लॉक इन भी है इसमें नॉर्मल, क्योंकि सॉल्यूशन ओरिएंटेड ये फंड्स होते हैं। रिटायरमेंट अगर लक्ष्य है उस लिहाज से क्या इसमें निवेश करना आपको लगता है निवेशक को करना चाहिए, या फिर दूसरे ऑप्शन ज़्यादा बेहतर होंगे? देखिए स्वाति, रिटायरमेंट बेनिफिट फंड जो SBI का है, ये टिपिकली एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट फंड है। हालांकि इसमें इक्विटी एक्सपोजर प्योर इक्विटीज या इंडियन इक्विटीज पे नहीं है, इसमें फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकता है, गोल्ड में भी हो सकता है, रियल एस्टेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, INVIT है जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं। एक वेरी डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स का एक पोर्टफोलियो है। इसमें कई आपको प्लान्स भी मिलते हैं आपके नेचुरली एज और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, कि अब अग्रेसिव लें जिसमें ज्यादा इक्विटी है, अग्रेसिव हाइब्रिड है जिसमें मिक्स और डेट इक्विटी एंड सो ऑन, और कंजर्वेटिव प्लान भी है। अच्छा प्लान है, ऐसा नहीं है कि प्लान अच्छा नहीं है, पर ये टिपिकल इक्विटी इन्वेस्टर के लिए है। इसमें देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि कोई जब रिटायरमेंट के लिए फंड के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहा है, तो नेचुरली जैसे अमन जी हैं, ये 35 के हैं, तो उनको काफी टाइम है रिटायरमेंट के लिए, 25 साल है रिटायरमेंट के लिए। इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी है, और एक टिपिकली इनके लिए एक लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन क्रिएट हो सकता है ये इन्वेस्टमेंट के लिए। ना कि आप मार्केट टाइम करके कभी एग्जिट करने की, एक रेगुलर डाइवर्सिफाइड फंड में जो आप एग्जिट करने का प्लान करते हैं, वो इसमें नेचुरली 5 ईयर्स तक लॉक इन है, तो आप नहीं कर सकते। यहाँ वो एक बंदिश है कि 5 साल तक आपके पास लिक्विडिटी फ्री नहीं रहती है, राइट? तो वो एक बंदिश है। पर अगर आप डिसिप्लिन के हिसाब से देखें तो एक अच्छा कैटेगरी का फंड है। फंड हाउस SBI ने अपने सब कैटेगरीज में काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस भी किया है। सो मेरे हिसाब से अगर इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा है तो कर सकते हैं। इसमें SIP ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। इसमें इनको मैक्सिमम 50 लाख तक का एक फ्री कवर भी मिलता है इंश्योरेंस का, टर्म प्लान के हिसाब से। तो वो भी एक एडिशनल बेनिफिट है जो अमन जी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए जी। इनका दूसरा सवाल जो SIP के लिए था, तो पर्पस ऑफ SIP ही ये है कि आप एवरेजिंग कर रहे हैं एट ऑल मार्केट लेवल्स। सो बाजार अगर आज ऊपर है तो आप लमसम तो इन्वेस्ट कर नहीं रहे हैं। अगर 6 महीने बाद बाजार नीचे रहा तो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप अगर ऊंचा रहा तो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। करेक्ट। सो देयर इज नो टाइम। SIP आपको यस्टरडे, कल चालू करना चाहिए था, ना कि आज। तो अगर लेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो रिटायरमेंट वाले फंड पे एक और सवाल मेरा, ऑलरेडी बाजार में कम से कम एक आदित्य बिरला का, HDFC का, एक्सिस का और टाटा, ये ऑलरेडी बाजार में पहले से है। और साथ ही HDFC वाले में आपको टैक्स सेविंग की भी बेनिफिट मिलता है वहाँ पर। तो यहाँ पर NFO वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता। अमूमन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप NFO से दूर रहिए, आप जो पहले इनका ट्रैक रिकॉर्ड है उनको चुनना ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस कैटेगरी में क्या ये बात लागू नहीं होती है? नहीं, डेफिनेटली होती है स्वाति। बट इसमें देखिए, जैसे आपको HDFC वाले फंड में आपको टैक्स बेनिफिट है, इसमें ये वाले फंड में आपको फ्री इंश्योरेंस कवर है, राइट? सो सब फंड्स ने अपने अपने लॉजिक और अपने अपने एक्सपोजर के हिसाब से उन्होंने फंड कैटेगराइज किया है। अच्छा, अभी एक चीज यहाँ पे, सॉरी, आपने कहा फ्री इंश्योरेंस। हम लोग हमेशा ये बात समझते हैं कि कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, तो यहाँ पे वाकई फ्री है यहाँ पे, या फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमें कुछ पे करना पड़ेगा? एक्सपेंस रेशियो ज्यादा अगर हुआ तो तो फंड ने अपने एक्सपेंसेस को ही बिल्ड इन करके इंश्योरेंस कवर क्रिएट किया है। अच्छा। जो एट द एंड ऑफ 3 इयर्स जो आपकी SIP अमाउंट अगर है, आपने कंटिन्यू करी है, तो उसके 100 टाइम्स का आपको कवर मिलता है। तो अगर आपका SIP अमाउंट ही 50,000 का है तो 3 साल बाद आपको 50 लाख का एक इंश्योरेंस कवर फ्री मिलता है। तो जो फंड के एक्सपेंसेस हैं उसी के अंदर इसको कॉस्ट को बेयर किया गया है। इन्वेस्टर को इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगती है।
हैविंग सेड दैट, जो एनएफओ का पॉइंट है आपका कि एनएफओ में इन्वेस्ट नहीं करते जनरली, फंड का ट्रैक रिकॉर्ड एंड सो ऑन, वो बहुत वैलिड पॉइंट है। बट देखिए क्या हो रहा है, जैसे अमन जी ने भी कहा, बाजार काफी एक ऊंची वैल्यूएशन के ऊपर है, इन्वेस्ट करना चाहिए। नेचुरली बाजार प्रैक्टिकली ऑल टाइम हाई के पास ही था एक हफ्ते पहले तक। इसमें ये भी होता है कि जब एक फंड मैनेजर को फ्रेश फ्लो ऑफ फंड्स आता है, वो आज का जो पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे, नेचुरली वो जो करंट मार्केट वैल्यूएशन है उसके हिसाब से उनका सिलेक्शन होगा, ना कि जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं जो फोर्स्ड होते हैं अपने मॉडल पोर्टफोलियो को फॉलो करने के लिए, बाय वर्च्यू ऑफ विच उनको उसी में इन्वेस्ट करना पड़ता है। सो सिलेक्शन ऑफ इक्विटी भी काफी चेंज हो सकती है कंपैरेटिवली। हालांकि डायनामिकली इतनी चेंज नहीं होती है कि आपका पूरा पोर्टफोलियो चेंज हो जाएगा, बट एटलीस्ट वो ऑप्शन मिलता है, क्योंकि एग्जिस्टिंग फंड्स में फ्रेश फ्लोज आना जनरली ऐसा नहीं होता है जो एनएफओ के टाइम होता है। तो वो हिसाब से देखेंगे तो यस, प्रोबेबली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फंड हाउस की पेडिग्री क्या है। फंड हाउस ने आपके जो बाकी फंड्स है उनके हर कैटेगरी, चाहे उनका ब्लू चिप है या स्मॉल कैप है, हर कैटेगरी में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है। तो ऐसा कह सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, पर कह सकते हैं कि ये फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए जो एक डिसिप्लिन क्रिएट करना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन फंड होगा। ओके, अगला सवाल लेते हैं। नीलेश के वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। नीलेश जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं सर? नमस्ते मैम, मैं सिवान बिहार से बोल रहा हूँ। अच्छा बताइए क्या जानना चाहते हैं? मेरा सवाल ये था कि डिविडेंड पे तो जैसे कि अब टैक्स लगने लगा है, तो इसमें अगर मंथली इनकम हम चाहे तो एसडब्ल्यूपी सही रहेगा या फिर डिविडेंड में ही रहना चाहिए? बहुत ही बढ़िया सवाल। अभिनव बताइए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर इनकम चाहिए और आप म्यूचुअल फंड से लेना चाहते हैं वो इनकम, तो दोनों में से बेहतर विकल्प क्या रहेगा? एब्सोल्युटली, मैं काफी खुश हूँ कि नीलेश जी ने ये ऑप्शंस भी देखे हैं कि एसडब्ल्यूपी ऑप्शन भी है, जिसे हम सिस्टमैटिक विड्रॉल कहते हैं। व्यूअर्स के लिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एक ऐसा प्लान है सिमिलर टू एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स, जहां आपको एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने पे आउट करी जाती है आपके टोटल इन्वेस्टमेंट से, इसलिए हम सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान उसे कहते हैं, यहाँ की एसडब्ल्यूपी। आज के टाइम पे नीलेश जी, एसडब्ल्यूपी मेक्स मोर सेंस देन डिविडेंड। इसके काफी रीजंस हैं। नेचुरली सबसे इंपॉर्टेंट रीजन आपने बताया, क्योंकि इसमें टैक्सेशन आपको लग जाएगी अगर आपको डिविडेंड आया तो। एक वो एसडब्ल्यूपी का जो आपको अमाउंट डिसाइड करना है वो आपके कंट्रोल में है, राइट? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि फंड हाउस ने अगर ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो आपको जो आपको डिविडेंड लेना पड़ता है फोर्सफुली, वो एसडब्ल्यूपी में नहीं लेना पड़ता है। प्लस एसडब्ल्यूपी में आपको ये भी ऑप्शंस होंगे, अगर आप चाहें तो एक महीने के नोटिस पे अगर आप चाहें तो उसको बंद भी कर सकते हैं और बाद में फिर रिवाइव कर सकते हैं। इसके लिए कोई कॉस्ट या ऐसा कुछ इन्वॉल्व नहीं है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको टैक्सेशन लगेगा कैपिटल गेन्स के ऊपर। तो अगर आप नेचुरली इक्विटी में 1 साल से ज्यादा इन्वेस्टेड हैं तो जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से 1 साल के बाद लगेगा। प्लस जो आपका विड्रॉल अमाउंट है वो टोटली टैक्सेबल नहीं होता है, क्योंकि जो आपका विड्रॉल अमाउंट है वो प्रिंसिपल और कैपिटल गेन्स इंक्लूडेड आता है, जिसे हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फीफो कहते हैं। जो आपको जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो आपका था, मान लीजिए अगर आपने मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स करके एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया है, तो उसमें से अगर आपने जो फर्स्ट टाइम जो आपका इन्वेस्टमेंट था पहले उसमें से यूनिट्स कम होकर आपको पे आउट किया जाता है, तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट और उसका गेन्स मिला के आपको टोटल सिस्टमैटिक विड्रॉल का अमाउंट मिलता है। तो ग्रोथ इज डेफिनेटली द बेस्ट ऑप्शन। अनलाइक अगर आप बहुत ही कम टैक्स ब्रैकेट में हैं, जो नेचुरली आपको एलटीसीजी या शॉर्ट टर्म गेन से भी अगर आपको कम टैक्सेशन है, तो नेचुरली आपके लिए डिविडेंड बेटर होगा। बट टिपिकली सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान ही लॉन्ग टर्म के लिए लोग चूज करते हैं, क्योंकि वो एक पोर्टफोलियो क्रिएट करने के बाद विड्रॉ करते हैं। right. So, आपका कॉर्पस भी काफी बड़ा होता है कंपैरेटिवली। ओके नीलेश जी, रिडीम होते हैं तो इससे कोई लॉस नहीं होता है क्या सर? हेलो, हाँ जी बताएं। इसमें जैसे एसडब्ल्यूपी में यूनिट ही रिडीम होते हैं, तो एक ऐसा तभी तो टाइम आएगा जो सारे यूनिट रिडीम हो जाएंगे, पूरा कैपिटल रिडीम हो जाएगा कभी ना कभी, ये तो चांसेस हमेशा रहेंगे एसडब्ल्यूपी में। स्वाति, एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। एक अजम्पशन करते हैं कि एक पोर्टफोलियो है जो 2 या 3 साल तक इन्वेस्टेड है। एक सिर्फ एक अजम्पशन है, मान लीजिए उसमें 10 लाख का कॉर्पस था, आज वो बढ़ के मान लीजिए 20-30% लेट्स अज्यूम 20% बढ़ गया है, मतलब 12 लाख का आपका करंट कॉर्पस हो गया है। ये भी अज्यूम करते हैं कि नेक्स्ट 10 ईयर्स तक ये एक एवरेज 8 to 10% पे ग्रो करेगा, राइट? अगर आपका एनुअल विड्रॉल अमाउंट नेचुरली उससे कम रहेगा, जो आपकी ग्रोथ अमाउंट है, तो आपके यूनिट्स उतने कम नहीं होंगे। पर नेचुरली अगर आपकी ग्रोथ विड्रॉल से कम होगी तो यूनिट्स भी इवेंचुअली कम होते रहेंगे। तो ये ऐसा हो सकता है कि कभी जाके अगर आपकी विड्रॉल अमाउंट ज्यादा है तो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट की यूनिट्स मिनिमाइज होकर प्रैक्टिकली जीरो भी हो सकते हैं। यस।
ऑलराइट, चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे और जवाब देने की कोशिश हम पूरी करेंगे। बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट अभिनव एंग्रिश। अगला सवाल लेते हैं गुलाब चौहान जी का। ईमेल के ज़रिए सवाल इन्होंने भेजा है। खुद विदेश में रहते हैं। इनके 3, 4, 5 सवाल है यहाँ पर। अभिनव एक एक करके लेते हैं। रिटायरमेंट के लिहाज से जानना चाहते हैं कि एनपीएस में निवेश करना बेहतर होगा या फिर म्यूचुअल फंड में? अभी नेशनल पेंशन स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से एक पेंशन ऑप्शन है जो बाजार में प्राइमरीली इन्वेस्ट करता है। हालांकि इसमें कई ऑप्शंस भी हैं इन्वेस्टमेंट के। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, कंपैरेटिवली हम प्रेफर करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। कंपैरेटिवली रिटर्न्स भी काफ़ी बेटर हैं, परफॉर्मेंसेस भी बेटर हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है कंपेयर टू एनपीएस। एनपीएस में स्वाति 2 तरीके के अकाउंट्स होते हैं। इसको टियर 1, टियर 2 कहते हैं। टियर 1 में आपका इन्वेस्टमेंट रिटायरमेंट तक आप एग्जिट नहीं कर सकते। एग्जिट के बाद 40% कॉर्पस आपका उसमें ही रहना चाहिए, जिससे आपको इसके रेगुलर पेंशन मिले। हालांकि टियर 1 में ये ऑप्शन है कि आपको पूरा कॉर्पस टैक्स फ्री होता है। टियर 2 में ये ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट कॉर्पस आपका इवेंचुअली टैक्सेबल होता है। म्यूचुअल फंड्स काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं कंपेरेटिवली। मैं रेकमेंड करूंगा कि वो म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी फंड्स में ऑप्शन ले। अगर इनका 15-20 साल का पीरियड है इन्वेस्टमेंट का, तो एक इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड से बेटर ऑप्शन नहीं है। ओके। और 20 साल में 2 करोड़ का कॉर्पस जोड़ना है, हर महीने कितना निवेश करना होगा? साथ थंब रूल लें। अगर 12% का अगर मैं एनुअलाइज रिटर्न अज्यूम करूं कंपाउंडेड के हिसाब से, अगर 20,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करें तो उनको 2 करोड़ का कॉर्पस आसानी से 20 साल में मिल सकता है, अगर रेगुलरली विदाउट स्टॉपिंग या पॉज करके अपने मंथली एसआईपीस करते रहें तो। यस। ओके। और मंथली बेसिस पे निवेश करें या फिर ईयरली बेसिस पे निवेश करना ज़्यादा बेहतर होगा? डेफिनेटली मंथली बेटर ऑप्शन है साथी, क्योंकि वो जो एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट है, जितना फ्रीक्वेंट है उतना बेटर है। आप चाहें तो मंथ में भी अपना एसआईपी अमाउंट, अगर 20,000 अमाउंट है, उसको आप 2 बार 4 बार भी स्प्लिट कर सकते हैं। अगर कभी अपॉर्चुनिटी आती है जब बाजार करेक्ट होता है 5%, 10%, काफी टाइम आपको ये ऑप्शन मिलेगा, तो छोटा सा जितना अमाउंट आप लमसम कर सकते हैं वही इन्वेस्टमेंट में ऐड भी कर सकते हैं। काफी फ्लेक्सिबिलिटी है, तो मंथली रखें। अगर आपके पास लिक्विडिटी ऑप्शन है तो आप उसमें लमसम भी बाद में कभी भी ऐड कर सकते हैं। इनकी उम्र फिलहाल 39 साल है और जानना चाहते हैं कि ये ज़्यादा इक्विटी में करे या फिर बैलेंस्ड फंड या फिर डेट फंड में, और वो रेशियो क्या होना चाहिए अगर अलग अलग कैटेगरी में निवेश करने की सोचते हैं तो? स्वाति, इनकी एज के हिसाब से 20 साल से ज्यादा इनके पास रिटायरमेंट के लिए भी हैं। मोर देन क्या ऑप्शन एक थंब रूल से चूज करने से ज्यादा मैं सजेस्ट करूंगा इनको अपनी रिस्क एपेटाइट समझनी चाहिए। ओके। हालांकि कई इन्वेस्टर्स अगर वो 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते भी हैं, अगर बाजार में थोड़ी सी उथल पुथल 1 साल में आती है तो काफी नर्वस हो जाते हैं। टिपिकली ऐसे इन्वेस्टर्स थोड़े से मॉडरेट या कंजर्वेटिव कैटेगरी में आते हैं, पर अगर उसको वो नजरअंदाज करें और उसके हिसाब से इन्वेस्ट करें तो इक्विटीज 20 साल के लिए एक ब्रिलियंट ऑप्शन है, राइट? तो आपको वो पूरा रिस्क एब्जॉर्ब भी कर लेता है। आप ये कर सकते हैं, अगर आपको 20 साल बाद रिटायर होना है तो आप 17-18 साल तक इक्विटीज में रेगुलरली इन्वेस्ट करें। उसके बाद लास्ट के 2-3 साल में ग्रेजुअली अपना पोर्टफोलियो इक्विटी से डेट में मूव करते रहें, जिससे जब आप रिटायर हो आपके पास वो कॉर्पस पूरा उतना ही हो। अगर बाजार में गिरावट आए तो आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू ना गिरे, तो उसको इंटैक्ट रखने के लिए लास्ट 3 इयर्स में मैक्सिमम अमाउंट ग्रेजुअली मूव करते रहें और डेट में आ जाए। और एक सवाल इनका ये भी था कि ये खुद से फंड सेलेक्ट करें या किसी बैंक के थ्रू सर्विस ले लें उनकी। इनको ये डाउट होता है कि अगर बैंक के थ्रू जाएंगे तो शायद बैंक अपने प्रोडक्ट बेचने शुरू कर दे या फिर वैसे प्रोडक्ट दे जहां पर उनका ज़्यादा फायदा होगा। काफी कॉमन थॉट प्रोसेस है ये स्वाति, बिकॉज बैंक्स के लिए थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स होते हैं। इसमें देखिए, अगर उनको इतनी एक्सपर्टीज है कि फंड सिलेक्शन कर सकते हैं, रेगुलरली मॉनिटर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वो खुद भी कर सकते हैं। नहीं है, वो यहाँ इंडिया में रहते भी नहीं है, अगर उनको कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर मिले तो डेफिनेटली एक अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं जो उनको एक इफेक्टिव एसेट एलोकेशन देगा, और उनको ये भी रिकमेंड करेंगे कि कैसे फंड डाइवर्सिफाई करने चाहिए।
अगर वो अपने रिस्क एपेटाइट फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो एक एसेट एलोकेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, तो कोई जो रेगुलरली मॉनिटर कर सकता है उसी के थ्रू करें। ओके, दैट वुड बी माय प्राइमरी सजेशन। ऑलराइट, चलिए एक सवाल अभी टाइम हमारे पास नहीं है तो छोड़ देते हैं और ऐसा करते रुक करते हमारे खास सेगमेंट फंडनामा की तरफ। और फंडनामा में इस हफ्ते हम अपने एक्सपर्ट से एक सवाल पूछेंगे। वो सवाल ये है कि जो बजट अनाउंस होने वाला है 1 तारीख को, 1 फरवरी को, उसमें ऐसी क्या घोषणाएं कर सकती हैं वित्त मंत्री कि जिससे रिटेल निवेशक उसे खुशी हो, उससे थोड़ी सी राहत मिले। आपके हिसाब से अभिनव, किस तरह की घोषणाओं से निवेशक को खुशी हो सकती है? हर साल यही पीरियड में, यही जनवरी के महीने में सवाल काफी फ्रीक्वेंटली आता है कि क्या मिलना चाहिए जी। हालांकि इतनी आसानी से मिलता कुछ नहीं है। हैविंग सेड दैट, फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स डेफिनेटली साल काफी कठिन भी रहा है। पिछले साल LTCG लगा था इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, नेचुरली उसको निकालना पॉसिबल नहीं है, डेफिसिट काफी ज्यादा है। मैं अगर ऐसा कुछ सोचे गवर्नमेंट की किस तरह से एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड के ऊपर, जैसे हमारे पास ATC इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसपे एक थ्रेशोल्ड है 1.5 लाख की, अगर ऐसी कोई स्ट्रैटेजी निकाले कि आप एक स्मॉल अमाउंट रखें या 2 लाख से 3 लाख अगर आप करें तो उसमें आपको STD चार्ज ना हो एनुअली, या LTCG अगर छोटा अमाउंट हो तो उसके ऊपर नहीं लगे या कम लगे, किसी भी तरह की ऐसी छूट मिले रिटेल इन्वेस्टर को, डेफिनेटली काफी अच्छा रहता है। इस वक्त स्वाति बैंकों में आपको अगर आपके डिपॉजिट्स हैं या सेविंग्स अकाउंट है, आपको 3-3.5% का ही रिटर्न है। ये एक अच्छा टाइम है इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल मार्केट्स की तरफ डाइवर्ट किया जाए। वो इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा है। करेक्ट। तो कहीं भी थोड़ी सी राहत मिले तो डेफिनेटली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छी बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। माय प्लेजर स्वाति। और आपके सवालों का इंतजार हमें हमेशा रहता है। सवाल कहाँ भेजना है वो सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। सवाल जब भी भेजते हैं तो प्लीज़ अपना नाम और सही नंबर ज़रूर लिखिए ताकि आपसे हम बात करके आपके सवाल को सही तरीके से समझ सके। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।